हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृतियों में टकराव। इससे पहले पार्ट में हम इंका सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका विकास कब और कहाँ हुआ, और उसके समाज की स्थिति के बारे में, प्रशासन के बारे में, भवन निर्माण कला के बारे में, विभिन्न श्रेणियों के बारे में, शिक्षा, स्त्रियों की स्थिति, व्यवसाय, धर्म और उसका पतन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें अगला जो हमारा टॉपिक आता है, जिसका नाम है माया संस्कृति। कि विभिन्न संस्कृतियों में से एक माया संस्कृति को माना जाता है, और यह संस्कृति या सभ्यता मैक्सिको की महत्वपूर्ण सभ्यता मानी गई है। इस सभ्यता की स्थापना लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, और यह सभ्यता 300 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी के दौरान अपने पूर्ण चरम पर थी। यह इसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। इसके जो प्रमुख केंद्र माने गए सभ्यता के, जिनमें मैक्सिको, ग्वातेमाला, होंडुरास और अल सेल्वाडोर, ये प्रमुख केंद्र माने गए हैं माया सभ्यता के। और इस सभ्यता के विकास की बात की जाए तो इसका विकास 300 से 900 ईस्वी माना गया था, और इसके पतन की हम बात करें तो इसका पतन लगभग 16वीं शताब्दी से होकर के 11वीं शताब्दी तक माना गया है। तो इसमें हम शासन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है माया शासन पद्धति। तो इसमें बताया गया कि माया शासन पद्धति के बारे में इतिहास में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो पुरुष सामान्य रूप से शासन करते थे, और कहीं कहीं महिला या रानियों के द्वारा शासन किया जाता है। इनके जो राजा होते थे उनके पास विशेष अधिकार होते थे, और उनका पद जो होता था वो पैतृक माना जाता था। पैतृक का मतलब होता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उस साम्राज्य का शासक या सम्राट बनेगा। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार, उसकी सुरक्षा कर सकता था। इसके अलावा इसमें दिया गया है कि राजा जब सिंहासन पर बैठता था तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के जानवरों की बलि दी जाती थी। राजा भव्य महलों में निवास करते थे, और उनकी सेवा में दास दासियों की बड़ी संख्या काम करती थी। इसके अलावा श्रेणियों के बारे में चर्चा करें तो इसमें बताया कि माया सभ्यता विभिन्न श्रेणियों में बटी हुई थी, जिसमें सबसे सर्वोच्च स्थान पर राजा होता था, और उसके बाद पुरोहित। राजा विशाल महलों में निवास करते थे, विभिन्न प्रकार की सुविधा उनके पास होती थी। पुरोहित का काम राज्य के अंदर पूजा पाठ कराना होता था। इसके बाद अन्य वर्ग जो जिसे मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, इसमें व्यापारी, कारीगर और अन्य वस्तुएं बनाने वाले व्यक्ति आते थे। और समाज का सबसे निम्न जो वर्ग रखा गया था, इसमें किसान, छोटे किसान होते थे। इसके अलावा दास थे, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय होती थी। अधिक समय काम करने के बाद भी उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जिनके वो मुख्य रूप से अधिकारी होते थे, या उनका जीवन बहुत कष्ट में होता था। नेक्स्ट दिया इसमें आगे कृषि। इनका साम्राज्य के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय माना गया था वो कृषि था, और पत्थर और लोहे के कुल्हाड़ियाँ हथियार होने के इस कारण उन्होंने विभिन्न जंगलों को काट करके कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया था। वो उन क्षेत्रों से भरपूर फसल या पैदावार लेते थे। इसके अलावा ये लोग मक्के का मुख्य रूप से उत्पादन करते थे। सेम, कपास इनकी मुख्य अन्य फसलें मानी गई थी। माया सभ्यता के धर्म की बात करें तो माया सभ्यता के लोग धर्म में विश्वास रखते थे,
और वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा या उपासना करते थे। उनके जो प्रमुख देवता माने गए, इसमें सूर्य देवता और मक्का देवता प्रमुख माने गए थे। इसके अलावा वो अग्नि देवता, वन देवता, भूमि और वर्षा देवता की भी पूजा करते थे। इनकी स्मृति में उन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें पुरोहितों के द्वारा पूजा की जाती थी और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को वहाँ पर स्थापित किया जाता था। और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये लोग विभिन्न जानवरों और मनुष्यों की बलि देते थे। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा एक पंचांग का निर्माण किया गया था, जिस पंचांग में 260 दिन होते थे। और माया लोग मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रखते थे। आगे कला के बारे में बात करें तो माया संस्कृति के लोगों ने कला में काफ़ी उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर विभिन्न नगरों, महलों, भवनों, पिरामिड और मंदिर, वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। इसके अलावा विभिन्न नगरों का निर्माण में उनकी भूमिका थी, जिसमें कुछ नगर दिए गए: टिक्कल, कोपान, पालेख, कोवा, युकाटान। इसके अलावा चिचेन इटाजा, बोनाम्पाक और कलाक्लुमम, उक्सलम, ये प्रमुख केंद्र उल्लेखनीय माने गए। यहाँ पर इन क्षेत्रों को, इन राज्यों को उन्होंने विभिन्न फारों और पेड़ पौधों से सुसज्जित किया है। बहुत विशाल मंदिरों का निर्माण करा है। इसके अलावा सुंदर विशाल भवनों का या विशाल महलों का, जिसमें राजशाही लोग निवास करते थे। इनको बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के चटकीले रंगों का प्रयोग किया है। और मंदिरों को सजाने के लिए विभिन्न मूर्तियों की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पर 8वीं शताब्दी में ग्वातेमाला में निर्मित टिक्कल मंदिर की विशेषता की बताई गई कि यह 229 फीट ऊंचा माना गया था। और इस मंदिर में बनी मूर्तियाँ और चित्र इसकी शान में 4 चांद लगाते थे। तो ये लोग भवन निर्माण कला में निपुण थे। नेक्स्ट आता है इनके पंचांग के बारे में चर्चा की जाए तो माया सभ्यता के लोगों के द्वारा एक पंचांग का निर्माण किया गया था। और इसमें 2 प्रकार के पंचांग स्थापित किए गए थे, जिसमें प्रथम पंचांग धर्मनिरपेक्ष था, जिसमें सौर पंचांग की तरह 365 दिन होते थे। और इसके अलावा एक वर्ष में 18 महीने और प्रत्येक महीने के अंदर 20 दिन रखे गए थे। शेष 5 दिनों को माया सभ्यता के लोग अच्छा नहीं मानते थे या दुर्भाग्य मानते थे। दूसरा उनका पंचांग था, इसमें पहले चर्चा करो धार्मिक पंचांग, जिसमें 260 दिन होते थे और पुरोहितों के लिए धार्मिक कर्मकांडों के लिए इन्हें तैयार किया गया था। नेक्स्ट दिया इसमें हमारा माया सभ्यता लोगों की लिपि के बारे में, कि माया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो इसमें बताया गया है कि माया सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी लिपि को माना जाता है, लेखन प्रणाली को। और अमेरिका के अंदर सबसे पहले इसी लिपि का प्रयोग किया गया था। उनकी लिपि चित्रात्मक होती थी, लेखन के साथ साथ चित्रों का भी प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कहा जाता इसमें कि माया शासकों संबंध महत्वपूर्ण घटना और खगोल विद्या संबंधी सूचनाएं इसमें दर्ज की गई थी। दुर्भाग्य बस इस लिपि को अभी तक कोई भी पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है, और जिसके बारे में हमारी माया सभ्यता के लोगों की जो जानकारी है वो अधूरी हो रहती है। और लास्ट में इसका आता है माया सभ्यता के पतन के बारे में, कि किस प्रकार इस सभ्यता का पतन हो गया था। और इस सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो 11वीं शताब्दी में इसका पतन आरंभ हुआ था। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि माया सभ्यता का अंत वहाँ आने वाले भयंकर भूकंप, समुद्री तूफानों, प्राकृतिक आपदाओं के अनुसार माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर महामारियाँ, बीमारी फैली, जिसके कारण अधिक संख्या में लोग मारे गए और इस सभ्यता का
पतन हो गया। कुछ इतिहासकार मानते कि माया सभ्यता के पतन में वहाँ होने वाले किसान विद्रोह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि माया सभ्यता का अंत 1519 ईस्वी में हर्नेडो कॉर्टेज के आक्रमणों के कारण हुआ था। उसने 1521 में मैक्सिको पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसके बाद उसने वहाँ के विभिन्न शहरों को समाप्त कर दिया और इस सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर के अंदर दास व्यापार के बारे में। तो दास व्यापार विश्व इतिहास में कलंक के रूप में था और यह 15वीं शताब्दी से लेकर के यूरोप में 16वीं शताब्दी तक काफ़ी फैला हुआ था। जिन लोगों को युद्ध में बंदी बनाया जाता था, इसके अलावा कुछ परिवार गरीबी के कारण अपने बच्चों को बेच देते थे, उससे दास बना लिया जाता था। और दासों की स्थिति उस समय समाज में सबसे निम्न मानी गई थी, जिसमें हम पहले चर्चा कर रहे हैं दास प्रथा के जन्म के बारे में। तो लगभग 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली और स्पेनिशों ने अफ्रीका को गुलाम बनाने के लिए अभियान चलाया था। वहाँ पर उन्हें कार्य करने के लिए विभिन्न लोगों की आवश्यकता थी और इन्हीं के द्वारा विभिन्न देशों से लोगों को पकड़ करके अफ्रीका ले जाया गया या अफ्रीका के लोगों को दास बनाया गया। उनसे खेती, घरों में और खानों में काम कराया जाने लगा। इसके बाद आता है दास व्यापार के बारे में। दास व्यापार के बारे में चर्चा करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में नई दुनिया में दासों की मांग बढ़ती जा रही थी। विभिन्न कार्यों को कराने के लिए दासों की आवश्यकता होती थी। उसके बाद लगभग 1700 ईस्वी में सोने की खोज के बाद खानों में काम करने के लिए सस्ते श्रमिक या दासों की आवश्यकता थी। तो इन दासों को यूरोप वासियों ने अफ्रीका से गुलाम बना करके विभिन्न क्षेत्रों में लाया गया और इनसे विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जाते थे। उनके पास किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं होते थे। जिन्हें बलपूर्वक गुलाम बनाया गया था, उनमें उनकी संख्या युवा वर्ग की ज़्यादा थी या अधिक थी, जिसकी आयु रखी गई है इसमें 13 से 30 वर्ष के जो लोग थे दासों में सबसे अधिक संख्या में होते थे। इसलिए गुलामों की संख्या भी लगभग 30 से 35% तक होती थी। और ये लोग अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से लाई गई फसलें मक्का, कसावा, कुमाला और चीनी आदि या कृषि में मुख्य रूप से काम करते थे। उसके बाद दासों के जीवन के बारे में चर्चा करें तो दासों का जो जीवन था वो मुख्य रूप से सबसे निम्न माना गया था। दास खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे। 14 से 18 या 16 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था, कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी। इसके अलावा उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे और इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। नेक्स्ट इसमें दिया है हमारा अगला दासों पर प्रतिबंध, कि दासों पर उनके मालिकों के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे और मालिक की अनुमति के बिना कोई भी दास अपने मालिक को नहीं छोड़ सकता था। वो किसी प्रकार के कोई अधिकार उन्हें नहीं दिए गए थे। वो कोई हथियार नहीं रख सकते थे, न कोई नशा कर सकते थे। उन्हें पढ़ने लिखने की भी कोई अधिकार या अनुमति नहीं होती थी। दूसरी ओर वे गोरे लोगों पर हाथ नहीं उठा सकते थे। अगर कोई भी दास चोरी छुपे अपने मालिक को छोड़कर चला जाता था तो उसके मिलने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसके बाद दास व्यापार के प्रभाव के बारे में, कि 15वीं शताब्दी में दास व्यापार बहुत लघु पैमाने पर हो चुका था। 17वीं 18वीं शताब्दी में यह अपने शिखर पर था और बहुत सारे क्षेत्रों से दासों को ला करके यूरोपीय मंडियों में बेचा जाता था। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका में लिंग अनुपात गड़बड़ा गया। अफ्रीका में स्त्रियों की संख्या बढ़ गई थी और पुरुषों की संख्या क्या हो गई थी, कम।
नेक्स्ट है दास प्रथा का उन्मूलन, कि किस प्रकार अंत में दास प्रथा समाप्त हुई या उसका उन्मूलन किया गया। इसमें बताया गया कि दासों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था और उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। बहुत सारे नेता इस दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आगे आए और उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। अंत में उनकी प्रेरणा रंग लाई और इसके चलते सबसे पहले डेनमार्क 1830 में दासों के व्यापार पर उन्होंने रोक लगा दी या दास प्रथा को रोक दिया, उसका उन्मूलन किया। इसी का अनुसरण करते हुए डेनमार्क का अनुसरण करते हुए ब्रिटेन ने 1807 में, फ्रांस ने 1814 में, नीदरलैंड ने 1817 में, स्पेन ने 1845 में इस व्यापार या दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1833 में सर्वप्रथम ब्रिटेन ने दास प्रथा को अंत करने की घोषणा की और फ्रांस के द्वारा 1848 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1865 में, क्यूबा के द्वारा 1886 में और ब्राज़ील के द्वारा 1888 ईस्वी में इस प्रथा का अंत किया। और दास प्रथा का उन्मूलन निस्संदेह एक नए युग का संकेत था। तो कह सकते हैं कि उस समय यूरोप के अंदर दासों की स्थिति बहुत बदतर थी और दास प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों और नेताओं ने भूमिका निभाई है और अंत में इस प्रथा का अंत हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम।